गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज अपन सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है भारत की भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, ये आपका सेकंड चैप्टर है। भारत के भौतिक प्रदेश बोल दो, भारत के भौगोलिक प्रदेश बोल दो, या भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। अब देखो, भारत के भौतिक प्रदेश मतलब भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, सबसे पहले अपन उनकी बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत बहुत बड़ा देश है, मतलब 7वां स्थान है विश्व के अंतर्गत। और भारत का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया था कि 32,87,263 है। अब देखो भारत, आप देखोगे कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको बहुत सारे स्तर रूप देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि पर्वत मिलेंगे, फिर मैदान मिलेगा, फिर आपको पठार मिलेगा, तटीय मैदान मिलेगा, इधर पश्चिम की तरफ मरुस्थल मिलेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? भारत के भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। भौतिक प्रदेशों में विभाजित क्यों किया जाता है? ताकि क्या है, भारत के जो एक एक प्रदेश है ना, उसका संपूर्ण अध्ययन किया जा सके, इसलिए इसको भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब देखो, भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेश 6 भागों में बांट रखे हैं। बाकी किसी बुक में आपको 4 भी मिलेंगे, किसी में 5 भी मिलेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अपन को क्या है, 6 भौतिक प्रदेश याद करने हैं जो एनसीईआरटी के अनुसार है। तो भारत का जो पहला भौतिक प्रदेश है वो अपन देखो इधर उत्तर से चलते हैं। तो भारत का पहला उत्तर की तरफ क्या है, भारत के अंतर्गत उत्तर की तरफ भारत में पर्वत है, तो अपन देखो उत्तर की तरफ से चलते हैं। तो पहला जो भारत का भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सेकंड है उत्तर का मैदानी प्रदेश। थर्ड है फिर पश्चिमी मरुस्थल। फिर आता है 4 नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मीन्स क्या होता है? जिसके 3 ओर पानी होता है, वो होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर पे है आपका तटीय मैदान। और 6 नंबर पे है आपका द्वीप समूह है। ये है भारत की 6 भौतिक प्रदेश। अब देखो कितने कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। सबसे पहले अपन उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे, तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, ये लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर पश्चिम का मरुस्थल, ये लगभग 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये लगभग क्या है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये तटीय मैदानी द्वीप समूह है, ये छोटे क्षेत्र में ही फैले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इसको मैप के अंतर्गत देखते हैं कि कौन से प्रदेश कहां कहां पर स्थित हैं। तो देखो अपन सबसे पहले 1 नंबर जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, ये वाला क्षेत्र देखो, यहां से ये वाला क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, 1 नंबर। ठीक है। फिर है उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला क्षेत्र। पहले ये देख लेते हैं अपन, पश्चिमी मरुस्थल देख लेते हैं। तो ये वाला जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी मरुस्थल, मतलब ये 3 नंबर। फिर देखो प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र आ जाता है इधर ऐसे त्रिभुज के रूप में जो फैला हुआ है, ये प्रायद्वीपीय पठार, मतलब ये 4 नंबर वाला हो गया। फिर ये जो बीच में बचा हुआ है ये सारा, ये है 2 नंबर उत्तर का विशाल मैदान। और फिर आता है तटीय मैदान, तो ये वाला क्षेत्र, ये जो आपको दिख रहा है ये है
तटीय मैदान, और लास्ट में आता है द्वीप समूह है। तो देखो इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप वाला, ये जो आता है वो द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो ये डायग्राम आप बना लो। उसके बाद में देखो अपन एक एक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहले अपन 1 नंबर वाला पढ़ेंगे अपन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 1 नंबर वाले को हेडिंग डालो आप, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 1 नंबर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये अपन को पढ़ना है। तो देखो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें अपन किसको शामिल करते हैं, उसमें अपन हिमालय पर्वत को शामिल किया जाता है। किसको शामिल करते हैं अपन, हिमालय पर्वत को इसके अंदर शामिल किया जाता है। मतलब उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें अपन हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हिमालय पर्वत को पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो आपने फर्स्ट ईयर में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था ना वेगनर का। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिन्होंने 1912 के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था। और हिमालय पर्वत की अपन को उत्पत्ति के बारे में अपन को जानना है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो देखो, वैसे तो देखो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दे रखे हैं, विद्वानों ने, लेकिन इसमें जो सर्वमान्य मत है वो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जिन्होंने 1912 के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि वेगनर ने कहा था कि प्राचीन काल के अंतर्गत, वेगनर ने क्या कहा था कि प्राचीन काल के अंतर्गत अपनी जो संपूर्ण जो पृथ्वी थी वो एक ही स्थल का भूखंड था, और जिसका नाम क्या दिया था उन्होंने, पेंजिया। क्या बोला था, पेंजिया कहा था, ठीक है। फिर देखो कालांतर के अंतर्गत इस पेंजिया का विभाजन हो गया और ये पेंजिया 2 भागों में बटा। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग है गोंडवाना लैंड, जिसको लारेसिया और अंगारा लैंड बोलते हैं। और नीचे वाला मतलब लारेसिया, ऊपर वाला भाग है लारेसिया, और ये दक्षिण वाला जो भाग है वो है गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऐसे ये 2 भागों में बट गया था। अब देखो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मान लो ये लारेसिया है, लारेसिया और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। लारेसिया और ये गोंडवाना लैंड के मध्य क्या था, एक सागर था, ठीक है ना। लारेसिया, जैसे मान लो इधर लारेसिया है, इधर गोंडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य एक सागर था, और उस सागर में से मान लो दोनों से आकर नदियां गिरती थी। इधर से लारेसिया से और गोंडवाना लैंड से आकर इसमें नदियां गिरती थी, और नदियां अपने साथ क्या लेके आती थी, अवसाद। अवसाद क्या होते हैं कि नदियां अपने साथ बहुत सारे छोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी के कण वो साथ लेके आती है। तो वो क्या है इसमें जमा करती गई, और दिन प्रतिदिन क्या है इसमें अवसाद जमा होते गए, और कालांतर के अंदर क्या हो गए, इन अवसादों के अंतर्गत क्या है, दबाव पड़ा, दबाव के अंदर इसमें बलन पड़ गया, और बलन पड़ने के बाद में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अब देखो अपन हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करते हैं। केवल अपन को हिमालय पर्वत वाला चित्र ही लेना है, इतना सही। अब देखो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके अपन विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले ये मान लो, चलो ये इधर ही बना देता हूं मैं ये डायग्राम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो देखो आपको ये बताना है कि ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ये भारत की कौन सी दिशा के अंतर्गत फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भारत की देखो उत्तर दिशा के अंतर्गत, इसकी स्थिति कैसी है, उत्तर दिशा के अंतर्गत ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। आकृति इसकी कैसी बतानी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है, और आकृति कैसी बनानी है, चाप। चाप क्या आकार, चाप बोल दो या फिर धनुष बोल दो, कि धनुष
के आकार के अंतर्गत ये फैला हुआ है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो भारत की उत्तर दिशा के अंतर्गत एक चाप के रूप के अंतर्गत पश्चिम से पूर्व दिशा के अंतर्गत एक चाप के रूप के अंतर्गत फैला हुआ है। ठीक है, और कितने किलोमीटर के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 5 लाख किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर से इधर, ये तो इसका हो गया है संपूर्ण क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार हो गया लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अब देखो इसकी पश्चिम से पूर्व तक की इसकी चौड़ाई की बात की जाए, सॉरी इसकी लंबाई की बात की जाए, तो वो इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अगर देशांतरों की बात की जाए तो लगभग ये 22 देशांतरों के अंदर फैला हुआ है। देशांतरों की बात की जाए तो लगभग 22 देशांतरों के अंतर्गत ये फैला हुआ है। इसकी वर्ग किलोमीटर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई की बात की जाए तो लगभग 2400 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। देशांतरों की बात की जाए तो लगभग 22 देशांतरों के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अब देखो अपन इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो देखो इसकी चौड़ाई इधर जम्मू कश्मीर की तरफ तो इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। यहां इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग इधर ये 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। और जैसे जैसे अपन मान लो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसका जो उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इधर इसकी चौड़ाई कम है। इधर इसकी चौड़ाई की बात की जाए ना अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी चौड़ाई है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना। वैसे जो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो एक बार से आप दोबारा देख लो इसको कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, 1 नंबर वाला पढ़ रहे हैं, इसमें हिमालय पर्वत को सम्मिलित किया जाता है। हिमालय पर्वत की मैंने आपको उत्पत्ति बता दी। उसके बाद में देखो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है तब आपको बताना 2400 किलोमीटर है। कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, मतलब कुल देशांतर में कितने देशांतरों में फैला हुआ है तब आपको बताना है कि 22 देशांतरों में फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई आपको बतानी है कि जैसे मान लो कि उत्तर की मतलब कि पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ ये ज्यादा चौड़ा है, लगभग जम्मू कश्मीर की तरफ ये लगभग 500 किलोमीटर। और जैसे जैसे अपन पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहां लगभग क्या है ये 200 किलोमीटर ही चौड़ा है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो हिमालय पर्वत है ये यहां से लेकर यहां कौन सी नदी है, मतलब सिंधु नदी से लेकर ये है ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। ये जो हिमालय पर्वत नहीं है क्या, इसकी अपन औसत ऊंचाई की बात करेंगे। जैसे इसकी कुल क्षेत्रफल हो गया, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। अब देखो इसकी औसत ऊंचाई 6000 के आसपास है, लेकिन इसके अंतर्गत लगभग 7300 मीटर, लगभग कितने 7300 मीटर की इसमें लगभग 94 चोटियां हैं, जिनमें से अपन को 92 तो केवल काराकोरम और कश्मीर के अंतर्गत मिलती है। और ये जो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र नहीं है क्या, ये विश्व का आपको बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। अगर लंबाई की बात नहीं कर रहा, लंबाई का तो दक्षिणी जो अमेरिका वाला है ना इंडीज, वो सबसे लंबा है। मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। अब देखो इस प्रदेश को भी क्या है, अनेक भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मान लो कि हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको अनेक भागों में विभाजित किया गया है। तो अपन देखो अब हिमालय के वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हिमालय को देखो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय का है भौगोलिक वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण है वो तो है भौगोलिक, और दूसरा कौन सा होता है, प्रादेशिक। ठीक है, जैसे भौगोलिक वर्गीकरण तो कौन सा, ऐसे मान लो कि अपन को भौगोलिक वर्गीकरण तो अपन को ऐसे पढ़ना है, जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। और प्रादेशिक वर्गीकरण कौन सा, ऐसे प्रदेशों में इधर से, मतलब कि भौगोलिक वर्गीकरण अपन को पढ़ना है उत्तर से दक्षिण तक, और प्रादेशिक वर्गीकरण अपन को पढ़ना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ऐसे ये प्रादेशिक वर्गीकरण आएगा। तो अपन जैसे मान लो कि अपन सबसे पहले 1 नंबर पे अपन पढ़ेंगे, आपको हेडिंग डालना है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। अब देखो हिमालय को भौगोलिक वर्गीकरण की दृष्टि से हिमालय को
चार भागों के अंतर्गत बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है हिमालय का, भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। हिमालय का जो पहला भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांस या तिब्बत। पहला जो भाग है हिमालय का उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसको पढ़ने के लिए अपन को देखो ऐसे पढ़ेंगे तब सही रहेगा, आराम से समझ में भी आ जाएगा। जैसे अपन ये वाला वर्गीकरण पढ़ लेते हैं पहला एक, ठीक है। इसका नाम क्या है, पहले वर्गीकरण का इसका नाम है ट्रांस या तिब्बत। अब इसको ट्रांस या तिब्बत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तिब्बत के अंतर्गत स्थित है, इसलिए इसको ट्रांस या तिब्बत हिमालय कहा जाता है। अब देखो इस ट्रांस और तिब्बत हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले तो ट्रांस और ये जो तिब्बत हिमालय है इसकी अपन उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति हुई है यूरेशियन प्लेट। आपको ये पूछ ले कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तब आपको बतानी है कि यूरेशियन प्लेट से इसकी उत्पत्ति हुई है। और वैसे देखो वैसे आप देखोगे, अब जैसे मान लो कि ये ऊपर इंडिया का, जैसे मान लो कि ऊपर वाला भाग है, ये इंडिया का ऊपर वाला भाग है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर वाला भाग है। अब देखो यहां पर बहुत सारे पर्वत आकर मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पामीर की गांठ। आप लोगों ने सुना भी होगा, पामीर की गांठ बोल दो या फिर ग्रंथि बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। इससे क्या है, बहुत सारे पर्वत निकलते हैं। अब ये पामीर ग्रंथि से देखो जो पर्वत निकलते हैं वो कौन कौन से पर्वत निकलते हैं। पहला, जैसे मान लो कि इधर से एक पर्वत, एक तो इधर से पर्वत आता है, उसका नाम तो है टियानसेन, उस पर्वत का नाम है टियानसेन। एक पर्वत निकलता है इधर, इसको बोलते हैं कुनलुक। एक पर्वत आ जाता है इधर, इसको अपन बोलते हैं हिंदुकुश। इसको बोलते हैं हिंदुकुश। अब देखो यहीं से कराकोरम श्रेणी निकली है, मतलब हिमालय पर्वत इसी से निकला हुआ है। ये जो है ये चाइना के अंतर्गत है। टियानसेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले चाय का पौधा मिला था, तो टी यानी चाय, ताल से इसका नाम निकला है टियानसेन। ये कुनलुर और ये पामीर, मतलब पामीर की गांठ से क्या है, हिमालय पर्वत निकला हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसको पामीर की गांठ को विश्व की छत पे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो एकदम से विश्व के ऊपर देखो एक छत के रूप में फैला हुआ है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये छत के रूप में फैला हुआ है। अब देखो अपन को हिमालय का अपन भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत अपन को पहला पढ़ना है। तो पहला अपन को कौन सा पढ़ना है, पहला मैंने आपको बता दिया था कि आपको एक नंबर वाला पढ़ना है। एक नंबर वाला आपको बताया था ना, एक नंबर पे कौन सा है। जैसे पहले तो इसका भौगोलिक वर्गीकरण में चार पार्ट कौन कौन से वो देख लो। तो इसका पहला पार्ट है वो है ट्रांस या तिब्बत। दूसरा इसका पार्ट है उसको अपन बोलते हैं मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, वृत्त हिमालय भी इसको कहा जाता है, हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। हिमाद्री क्यों कहा जाता है, हिमाद्री क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और तीसरा इसका जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं मध्य या लघु, मध्य या लघु हिमालय। और लास्ट में इसका चौथा जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक
ठीक है, पहले तो आपको हेडिंग ये डालना है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। उसमें आपको लिखना है कि हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपको लिखना है ट्रांस या तिब्बत हिमालय, दूसरा आपको लिखना है मुख्य हिमालय, वृत्त हिमालय या हिमाद्री, अगला आपको लिखना है मध्यम या लघु हिमालय, और लास्ट में आपको लिखना है 4 नंबर पे शिवालिक श्रेणियां। अब अपन देखो एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन को पढ़ना है ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो ट्रांस और तिब्बत हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस या तिब्बत हिमालय के अंतर्गत आप लिख सकते हो कि ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस या जो तिब्बत हिमालय है, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? यूरेशियन प्लेट से हुआ है। अब देखो ये ट्रांस और ये जो तिब्बत हिमालय है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन श्रेणियां पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये ट्रांस, जैसे पहली श्रेणी हो गई ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है। पहली इसकी श्रेणी है काराकोरम, ठीक है। उसके दक्षिण में पाई जाती है लद्दाख, और लद्दाख के जस्ट नीचे पाई जाती है जास्कर। लद्दाख के जस्ट नीचे पाई जाती है जास्कर, और इधर इसके पूर्व की तरफ है कैलाश, ठीक है। अब देखो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है, ठीक है ना। और वैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण जो अपन सेकंड वाला अपन पढ़ेंगे ना वृत्त हिमालय, उससे पहले ही इसका निर्माण हो गया। तो ट्रांस हिमालय की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इसके पूर्व की तरफ पाई जाती है वो है कैलाश पर्वत, इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां जो कैलाश पर्वत, यहां काराकोरम है, यहां एक विश्व की दूसरी ऊंची चोटी भी पाई जाती है, इसको नाम है K2, जिसको अपन बोलते हैं गुडविन ऑस्टिक। ये विश्व की दूसरी चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत की तो नहीं है, पीयूके के पास है। वैसे देखा जाए ना तो पीयूके के अध्ययन है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है, जिसकी औसत ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट के द्वारा हुआ है। इसके अंदर मुख्य रूप से अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, ठीक है। उसके बाद में देखो इस श्रेणी मतलब कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अपनी विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 गुडविन ऑस्टिक है, जिसकी औसत ऊंचाई 8611 मीटर है, वो भी इसी के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में एक और यहां पर सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, जो लगभग क्या है 74 किलोमीटर लंबा है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये तो आपका 1 नंबर ट्रांस हिमालय हो गया। अभी अपन दूसरे हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरा हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय हो गए। तो अब देखो दूसरा अपन हिमालय का प्रकार पढ़ते हैं, वो है मुख्य हिमालय। नाम तो आपको बता दिया, मुख्य हिमालय बोलते हैं उसको, वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। अब देखो इसके विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार नागा, इधर यहां से लेकर नागा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक, नागा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक इसका विस्तार पाया जाता है। नागा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि नागा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक। अब देखो ये जो पहला अपने ट्रांस हिमालय जो पढ़ा था ना, उससे ये ऊंचा है, ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो कि अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अनेक पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? मान लो कि यहाँ पर एक इसकी पर्वत श्रेणी है, वो कौन सी है? जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848,
8,848 इसी के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में दूसरी यहाँ पाई जाती है सिक्किम के अंतर्गत, कौन सी, कंचनजुंगा, 8,594 मीटर। तो इसमें क्या है, अनेक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। उसका नाम भी मैं आपको लिखा देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, वो आप एक बार लिख लो। तो देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है माउंट एवरेस्ट 8,848 जो नेपाल में है। दूसरी आपको लिखनी है कंचनजुंगा 8,594 मीटर जो सिक्किम के अंतर्गत है। फिर पाई जाती है मकालू 8,481 मीटर नेपाल में। फिर है धौलागिरी 8,172। फिर है नंगा पर्वत 8,126 जम्मू कश्मीर में। फिर है अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। ये कुछ इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो और इसकी अपन विशेषताओं की बात करते हैं। इसके अंतर्गत अब देखो इसके अंतर्गत जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है 8,848 को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको नेपाल के अंतर्गत, इस चोटी को नेपाल के अंतर्गत बोला जाता है सागर माता। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागर माता। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है। और चाइना में इसको बोलते हैं युगोलू-गामा। चाइना में इसको बोलते हैं युगोलू-गामा, जिसका मीन्स होता है पर्वतों की रानी, ठीक है ना। उसको अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये अपना दूसरा हो गया। और एक चीज मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो सेकेंड वाला जो बृहद हिमालय है ना, इसका निर्माण और इसका निर्माण लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण तो पहले ही हो गया हिमालय निर्माण से। इसके निर्माण, ये तो क्या है, उधर तिब्बत की तरफ है। अपन इसकी बात करेंगे, दूसरी जो हिमालय जो की पर्वतमाला है उसकी बात अपन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। और जो युग था वो इयोसीन युग के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। इयोसीन युग के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगली अपन बात करेंगे, अगला है वो 30 नंबर पे है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरी ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब देखो लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये तो भारत से बाहर की तरफ है, फिर आएगा ये यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, यहां फिर मतलब बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक आ जाए, तो इनके बीच में इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसके निर्माण की बात करते हैं, तो इसका निर्माण मायोसीन युग के अंतर्गत हुआ था, लगभग 5 लाख वर्ष से पहले, ठीक है। मायोसीन युग के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था लगभग 5 वर्ष से पहले। अब देखो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की जो चोटियां पाई जाती हैं, चोटियां कौन कौन सी इसमें चोटियां पाई जाती हैं, जैसे मान लो कि श्रेणियां धौलाधर है, पीर पंजाल है, महाभारत है, ये सारी चोटियां इसी के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ दार्शनिक स्थल है, जैसे मान लो शिमला है, मसूरी है, डलहौजी है, दार्जिलिंग, ये सारे इसी में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसके अंतर्गत है ना कुछ जगह, तो जैसे मान लो कि इसमें कुछ इसका जो कुछ ढाल वाला जो क्षेत्र होता है ना, ढाल वाला क्षेत्र है, वहां पर तो इसमें कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। और जो ढाल वाले क्षेत्र से जो निम्न भूमि होती है वहां घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में जैसे मान लो इसको गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, कश्मीर में मृग कहा जाता है। और उत्तरांचल में इस घास के मैदान को क्या बोलते हैं, उत्तरांचल में इन घास के मैदानों को बोला जाता है बुयाल या पयाल, बुयाल या पयाल कहा जाता है। तो ये आपका है तीसरा। और लास्ट के अंतर्गत जो लास्ट वाला जो है वो है शिवालिक। लास्ट वाला जो हिमालय का भौगोलिक पार्ट है
वो है शिवालिक श्रेणियां। तो सबसे पहले तो आपको शिवालिक श्रेणियों का निर्माण लिखना है। तो इसका निर्माण लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और कौन से काल में हुआ था? प्लायोसीन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। प्लायोसीन काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण लगभग 1.4 लाख वर्ष पहले प्लायोसीन काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है, ये हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है। ये हिमालय का कौन सा है? सबसे दक्षिण वाला भाग है। इसलिए क्या है, यहां पर अनेक प्रकार की घाटियां पाई जाती है। यहां पर अनेक प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अपन पूर्व के अंतर्गत, इन घाटियों को पूर्व में तो क्या बोलते हैं? द्वार। इन घाटियों को पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जैसे मान लो हरिद्वार है, ठीक है ना। और पश्चिम में इनको बोलते हैं दून, इन घाटियों को, जैसे देहरादून है। तो ये है हिमालय के 4 भौगोलिक वर्गीकरण। कल की क्लास में अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई है तो मेरे को बता देना, आप पर्सनल नंबर पे डाल के, बाकी मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू।